है डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का जो हमारा सब्जेक्ट है हमारी अर्थव्यवस्था, अर्थात हमारा जो इकोनॉमिक्स है उसी को पढ़ेंगे। जो हमारा जो 1 नंबर का चैप्टर यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है हमारा 1 नंबर का चैप्टर, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। मतलब अर्थव्यवस्था कैसे विकास हुआ उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। और उसके अंतर में जो आता है प्राथमिक क्षेत्र क्या है, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र क्या है, उसके बाद तृतीय टर्सरी सेक्टर क्या है। तो ये सब कुछ इसमें जानेंगे कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो ये सब क्यों कहा जाता है, ये सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अध्याय पर। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है। जैसे अर्थशास्त्र देखिए उसको कहा जाता है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलता है, अर्थशास्त्र। जैसे देखिए पूरा देश को चलाने के लिए एक संविधान का जरूरत पड़ता है, उसी तरह अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उसमें क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है, जिसका एक बुक होता है, इसके माध्यम से इसमें सब ज्ञान रहता है देश को चलाने के लिए, उसी को अर्थशास्त्र कहा जाता है, अर्थात जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हम इसका बात करें, देखिए अर्थशास्त्र का पिता जो कहा था, इसी से कहता है एडम स्मिथ को। किसको बोला था, एडम स्मिथ को, क्योंकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये बहुत ही योगदान दिया था, इसीलिए इसको पिता कहा था। और इसने एक पुस्तक लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन। किसने लिखा था, द वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था पुस्तक, जिसका मतलब होता है राष्ट्र का पैसा या राष्ट्र का धन। ये इसका फेमस पुस्तक है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए अगर आप हमारी इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपसे हम वादा करते हैं आपसे एक भी क्वेश्चन प्रथम चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर से छूटेगा नहीं और बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए हम इसमें चलते हैं। तो देखिए इसमें बोलता है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं। मतलब अभी जो स्वरूप ये दिख रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का, ये एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ, इसमें बहुत दिन लगा है, संरचना नहीं है। इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफ़ी गहरी हैं, मतलब बहुत ही डीपली हैं, ऐसे नहीं हुआ इतना दिन में जो आप देख रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था। आप सब जानते हैं भारत किसका उपनिवेश था, तो ये था ब्रिटिश का। वो सब क्या करता था, यहाँ पे शासन करता था और यहाँ से जो उसका फायदा होता था, रुपया पैसा, ये सब इंग्लैंड में भेज देता था। इसके चलते क्या हुआ, वो सब तो धनी हो गया, लेकिन हम सब क्या हुआ, हम लोग का स्थिति धीरे धीरे गिरते रहा। उस समय भारत को सोने का चिड़िया कहा था, क्योंकि यहाँ से सोने की तरह जो यहाँ पे उत्पादन होता है वो सब को लेके चला गया कौन, ब्रिटिश। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया बुलाया जाता था, क्योंकि यहाँ से ये सब जितना भी संपत्ति लेके गया वो सब अमीर हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत यहाँ पे मतलब बहुत सा संपदा था, यहाँ पे खनिज संपदा था जो यहाँ से लेके चला गया ब्रिटिश। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पहले कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की चिड़िया को भरपूर शोषण किया। क्या क्या, यहाँ से बहुत सा खनिज संपदा सब कुछ लेके गया, यहाँ से मजदूर को भी काम करने के लिए लिया, वो सब बहुत ही डेवलप कर गया, मतलब बहुत बदलाव कर गया। लेकिन भारत का स्थिति ऐसा रह गया, शोषण किया तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत की आर्थिक विकास की गति मंद एवं नगण्य हो गई। मतलब आर्थिक विकास में जो आर्थिक विकास जो रुपया पैसा से उसको मजबूत होना चाहिए, लेकिन ये लूटने के कारण क्या हो गया, ये बहुत ही गरीब, मतलब गरीब बनता चला गया, बहुत ही मंद हो गया। देखिए आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारकों की समक्ष चुनौती थी। मतलब जब ये जो उपनिवेश था, जब ब्रिटिश यहाँ से छोड़ के चला गया था, यहाँ पे क्या अर्थव्यवस्था पूरा ही डूब चुका था। इसके कारण अब एक यहाँ का अर्थव्यवस्था को मतलब विकसित करने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चुनौती थोप के गया था, कौन, ब्रिटिश। तभी तो हम दुनिया की नज़रों में अर्थव्यवस्था उभर के आएगा, क्योंकि ये तो सब यहाँ से जितना भी खनिज संपदा था लूट के चला गया था। इसी कारण यहाँ पे जो भी व्यक्ति था वो सबको एक चुनौती भरा संदेश दे के चला गया कि अब अर्थव्यवस्था को कैसे हम ऊपर करें। जैसे अभी भी अर्थव्यवस्था भारत का कैसा विकसित नहीं है, विकासशील है, ठीक। विकसित अर्थव्यवस्था जापान का है, अमेरिका का है, चीन का है, लेकिन भारत क्या है, विकासशील है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सा अध्ययन करके चला गया था, कौन, ब्रिटिश। तो ये सब ये जान गया। इसमें इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास था, विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति, मतलब बिहार को विकास में कैसा स्थिति है वो सब जानेंगे। देश की आर्थिक विकास है वो उसके बारे में जानेंगे, बिहार में आर्थिक विकास की भूमिका, उसके बाद मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या है जो यहाँ पे डेवलप कर सकता है, विकास से संबंधित आदि बलों पर प्रकाश डालेंगे। तो ये सभी आज जो हम इसमें अध्याय में जानेंगे। इसमें देखिए अर्थव्यवस्था का पहले जानेंगे परिचय। देखिए जब ब्रिटिश यहाँ पे राज करता था उसका एक ही मतलब मनोकामना था या पर्पस था कि यहाँ से सिर्फ अधिक से अधिक धन लूटे और कुछ नहीं था, जो भी यहाँ पे उपनिवेश बनाया था। तो यहाँ पे देखिए अर्थव्यवस्था का परिचय। यहाँ पे देखिए अंग्रेज क्या करता था, डिवाइड एंड रूल, मतलब उसका क्या था, वो जो अंग्रेज था यहाँ पे ये क्या नियम लगाता था, फूट डालो राज करो। यहाँ फूट डालने का मतलब होता है कि यहाँ पे वो क्या करता था, सांप्रदायिक मार कराता था। सांप्रदायिक का मतलब होता है यहाँ पे वो जानता था जहाँ मुस्लिम हिंदू तुरंत ही अपने आप में लड़ जाता है, इसके कारण क्या करता था, दोनों को लड़ा के और यहाँ पे शासन करता था। ये सबसे उसका मेन शासन था, उसको क्या, डिवाइड एंड रूल, मतलब इसका मतलब हुआ फूट डालो और राज करो, ठीक। ये इसका नीति था यहाँ पे।
तो यहाँ पे इसी के चलते क्या किया, वो 200 वर्षों तक यहाँ पे गुलाम करता रहा और यहाँ का अर्थव्यवस्था को पूरा ही दोहन करके क्या वो सब अमीर हो गया और हम सबको क्या कर दिया, यहाँ का अर्थव्यवस्था पूरा ही दयनीय कर दिया। तो ये इसका ही बहुत सोचा समझा चाल था, तो ये सब उसमें कारण था, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ये उपनिवेश। उपनिवेश को बोला जाता है कॉलोनी। क्या बोला जाता है, कॉलोनी। देखिए उपनिवेश उसको बोला जाता है जब कोई शक्तिशाली देश द्वारा कोई कमजोर देश पर अपना कब्जा जमाना, उसको क्या बोला जाता है, उपनिवेश। उसका मेन पर्पस होता है उस देश को लूटना और उससे अधिक पैसा उपलब्ध कराना। जैसे भारत भी किसका उपनिवेश था, ब्रिटिश को, इसी को उसको बोलता है उपनिवेश। और एक होता है उपनिवेशवाद। क्या होता है, उपनिवेशवाद। ये ध्यान में रखिए क्या होता है, एक होता है उपनिवेशवाद, उसके बारे में पढ़ देते हैं। उपनिवेशवाद एक होता है उपनिवेशवाद। ये देखिए उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब कोई शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश पर अगर कब्जा करता है और कब्जा करने के साथ साथ वहाँ पे अपना नियम कानून भी लगाता है, उसको बोलता है उपनिवेशवाद। क्या बोलता है उसको, उपनिवेशवाद। तो ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या, अर्थव्यवस्था का अर्थ, अर्थात ये अर्थव्यवस्था जो है इसका अर्थ क्या होता है। देखिए हम इसको बता देते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी शारीरिक या मानसिक रूप से अगर कोई भी कार्य करता है उसके बदले में उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। और हम बताए थे कि अगर अर्थव्यवस्था उसको क्या जाता है, इसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए वो पैसा क्यों चाहता है, ताकि वो अपना क्या कर सके, ज़रूरत को पूरा कर सके। जैसे यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्राय सभी लोग जीविका मतलब जीवन चलाने के लिए, जीविका अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगे होते हैं। मतलब हम अलग अलग काम करते हैं। इसकी क्रियाएं मुख्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन संबंधित होता है। उदाहरण के लिए किसान खेत एवं खलिहानों में मजदूरी मजदूर, उसके बाद कल मजदूरी करता है। उसके बाद कल कारखानों में शिक्षित, स्कूल कॉलेज में एवं वकील कोर्ट कचहरी में अपने कार्य में लगे हैं। अब प्रश्न यह है कि ये सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त क्यों रहते हैं। इसका एक ही पर्पस होता है कि हमको धन मिले, जिसके कारण क्या वो अपना जो हमारा परिवार उसको मतलब धन की कमी ना हो और अच्छा से जीवन यापन कर सके। इसका मेन ही पर्पस होता है कि पैसा कमाना। देखिए इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ये सभी लोग धन के कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक कार्य करते हैं। क्योंकि आप भी कोई काम करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है कि धन की प्राप्ति हो, ताकि हम अपना ज़रूरत पूरा कर सके। इससे देखिए यहाँ लिखा है जिससे परिवार एवं उसके सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हो सके। ये सभी क्रियाएं जिसमें आय भी प्राप्त होता है उससे सब क्या कहता है, उसके सब वो सब भी क्रिया इसमें कि जिसका मेन पर्पस होता है उनको पैसा कमाना, उसको क्या बोलता है, आर्थिक क्रिया। उसको क्या बोलता है, आर्थिक क्रिया। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हम जानेंगे अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर, अर्थात अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है। अब देखिए यहाँ पे अर्थव्यवस्था का तो हम बताए थे अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इसमें जो है कुछ वैज्ञानिक सब अलग अलग उसका मायने, जैसे आप एक दो तो याद रख सकते हैं। देखिए आर्थर लेविस ने कहा था कि अर्थव्यवस्था के अनुसार अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, इसमें ये बताया था। आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करना। मतलब संसाधन जितना भी राष्ट्र का वो सब क्या करना है, उस सबको मैं अपना मतलब एक तरह से बेच कर उसका जो भी संपत्ति पैसा हो उसको क्या करना है, देश के हित में खर्चा करना। मतलब देश में जो उसका जनता उस पर खर्चा करना है। ये भी क्या है, ये किसने कहा था, ये आर्थर लोविस ने कहा था। ठीक, उसके बाद देखिए ब्राउन ने क्या कहा था, अर्थव्यवस्था जीविका अर्जन की एक प्रणाली है। मतलब जीवन चलाने के लिए एक प्रणाली है। क्योंकि अर्थशास्त्र में जब कमाते हैं तो क्या मिलता है, पैसा मिलता है। इसी तरह हम मिनिमम आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं और चल सकता है। देखिए दूसरे शब्दों में कहता है अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपना जीविका चलाते हैं। देखिए वही तो आ गया, अर्थशास्त्र का वही मतलब होता है, आर्थिक क्रियाओं का जिसके कारण अपना काम करने पर जो आय मिलता है उससे क्या करना है, हमको जीविका चलाना है। वो भी क्या कहलाता है, उसको अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब देखिए अब नेक्स्ट हम जानेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ किसका, इकोनॉमिक्स। तो इसके बारे में जानेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में। यहाँ पे देखिए कि अर्थव्यवस्था संरचना को इसको तीन सेक्टर में बांटा गया है। किस में बांटा गया है, 3 सेक्टर में यह बांटा गया है। तो इसको ये देखिए इंपॉर्टेंट रहता है, यहीं से क्वेश्चन आता है फर्स्ट में कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं। संरचना या ढांचा, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा या संरचना होता है। देखिए इसको अर्थव्यवस्था की संरचना इसको 3 भागों में बांटा गया है। कैसा, पहला है प्राथमिक सेक्टर, उसके बाद दूसरा है द्वितीयक सेक्टर, उसके बाद तृतीय है क्या है, तीसरा है टर्सरी सेक्टर। अब देखिए ये क्या होता है, तीनों के बारे में जानेंगे। देखिए प्राथमिक सेक्टर उसको कहा जाता है जो सही प्राकृतिक पर निर्भर हो। किस पे निर्भर हो, प्राकृतिक पर। जैसे देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, वैसा अर्थव्यवस्था जो प्राकृतिक पर निर्भर हो, मतलब भगवान भरोसे, उसमें कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
जैसे देखिए हम बताते हैं प्राथमिक सेक्टर में देखिए क्या क्या आता है। देखिए कृषि, कृषि अगर बारिश होगा तो क्या होगा, कृषि होगा। जैसे इस बार अच्छा बारिश हुआ तो अब की बार खेत में मतलब धान सबका उपजा होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद पशुपालन, देखिए कोई अगर मत्स्य पालन करता है या कोई मुर्गी पालन करता है तो अगर कोई भी वायरस आता है तो क्या होता है, ये सब मुर्गी मर जाता है। ये किसी के हाथ में नहीं रहता है कि वायरस नहीं आएगा और सब बच जाएगा, ये भगवान भरोसे है। अगर कैसे से कोरोना कोरोना तो कोई लाया नहीं था, कोई मतलब किसी तरह उत्पन्न हुआ, इस पर तो क्या भगवान ने अगर जो चाहता तो कुछ भी हो सकता है। मतलब आदमी के बस में ऐसा नहीं, तो ये तो वैक्सीन बच गया तो सब बच गया। उसके बाद वन, देखिए वन क्या है, वन भी एक प्राकृतिक संपदा है। उसके बाद मछली पालन, मछली पालन में क्या है, मछली कब मर जाएगा इसको कोई पता नहीं है। ये सब जिसमें भी जो प्राकृतिक पर निर्भर करता है उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है प्राथमिक सेक्टर। क्या बोलता है, प्राथमिक सेक्टर। अब देखिए अब प्राथमिक सेक्टर अब समझ गए, जो चीज़ प्रकृति पर निर्भर होता है उसको बोलता है प्राथमिक सेक्टर। अब देखिए द्वितीय में क्या है हमारा, द्वितीय सेक्टर में इसको बोलता है उद्योग। देखिए द्वितीय सेक्टर उसको बोला जाता है जिसमें कोई भी चीज़ का विनिर्माण होता है, उद्योग होता है। जैसे देखिए कोई गेहूँ जो हो जाएगा किस में हो जाएगा, गेहूँ देखिए प्रकृति में उगता है। गेहूँ का जो पौधा होता है क्या है, प्रकृति। लेकिन आप गेहूँ का देखिएगा, गेहूँ से क्या बनता है, बिस्कुट। लेकिन बिस्कुट बनेगा तो ये उद्योग में आ जाएगा। देखिए कोई भी चीज़ का उत्पादन अगर प्राथमिक क्षेत्र में होता है, लेकिन उसका जो बन के किस पे आ जाता है, अगर कोई चीज़ बनता है तो उसको वो आ जाता है द्वितीय सेक्टर में। इसको बोलता है औद्योगिक क्षेत्र। जैसे कोई चीज़ का निर्माण हो गया, जैसे कुटीर उद्योग में कोई, जैसे कोई कपड़ा सब बनाए, ये भी उद्योग हो गया। लघु उद्योग में छोटा छोटा उद्योग हो गया। बड़े माध्यम में जैसे कोई भी गाड़ी बना, कार बना, ये सब किस में आ जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र में आ जाएगा। जैसे गैस हो गया, बिजली हो गया, बिजली से कोयला सबसे बनता है। तो ये सब क्या हो गया, कोई भी चीज़ का निर्माण हुआ तो ये हो गया द्वितीय सेक्टर में। अब आता है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में बोलता है इसको सेवा क्षेत्र। क्या बोलता है, इसको सेवा क्षेत्र बोलाता है। इसमें देखिए कोई भी चीज़ सेवा है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे थे ऑनलाइन तो क्या है, एक सेवा दे रहे हैं, इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। जैसे देखिए बैंक में आप जाते हैं पैसा निकालने के लिए, जमा करने के लिए, क्या है, सेवा करता है आपको। परिवहन, आप बैठ के कहीं भी दिल्ली पटना जाते हैं क्या करता है, वो सेवा करता है, इसके पैसा। संचार, आप कोई भी अगर समाचार सुनते हैं तो वो क्या सेवा दे रहा है। उसके बाद व्यापार भी करते क्या करता है, सेवा एवं अन्य सेवाएं, ये सब इसीलिए इसको बोलता है सेवा क्षेत्र। देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय सबसे अधिक अर्थव्यवस्था में योगदान था प्राथमिक क्षेत्र का। लेकिन वर्तमान में पूछेगा सबसे अधिक योगदान अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में है, तो बोलिएगा तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र में। ये ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका देखिए डिटेल से जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकृति पर निर्भर होता है, जिसके अंतर्गत कृषि हो गया, पशुपालन, मत्स्य पालन, जंगल से वस्तुएं को प्राप्त करना, जैसे व्यवसाय, ये सब किस में आ गया, प्राथमिक सेक्टर। उसके बाद द्वितीय सेक्टर। देखिए द्वितीय सेक्टर में ऐसे द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जीवनोपार्जन सेवाएं, जैसे कि गैस हो गया, बिजली हो गया, उत्पादन आदि, किस में आता है, यह आता है द्वितीय सेक्टर में। अब देखिए तृतीय सेक्टर को बोलता है टर्सरी सेक्टर, और अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान इसी सेक्टर का है जो वर्तमान अभी है। देखिए इस सेक्टर को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया एवं संचार, व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता करता है। मतलब प्राथमिक सेक्टर भी होता है और द्वितीय सेक्टर को भी सहायता करने से जो बनता है उसको बोलता है तृतीय सेक्टर। इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था में सबसे योगदान अभी किसका है, सेवा क्षेत्र का। देखिए अगर इसमें अभी कुछ समझ में आया तो कमेंट हमको जरूर बताइए।